और खबर लखनऊ से है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और विधानसभा चुनाव में किए वादे को पूरा करेगी बीजेपी। लाभार्थियों को दिवाली होली पर मुफ्त सिलेंडर का वादा पूरा करने की तैयारी है और मुफ्त सिलेंडर के लिए खाते में पैसा भेजने पर विचार हो रहा है। एक सिलेंडर के लिए उपभोक्ता को 914 रुपये 50 पैसे देने पर विचार किया जा रहा है। पहली किस्त दिवाली पर उपभोक्ताओं के खाते में भेजी जा सकती है और लाभार्थियों के खाते को आधार से लिंक कराने की कवायद भी तेज हो चुकी है। तो मिशन 24 की तैयारी और अब उपहार की बारी, और जो मतदाता है उनको साधने की तैयारी की जा रही। तो मिशन 24 की तैयारी है और अब जो वादे किए थे उसे एक एक करके, चूंकि पहले भी पूरा किया जा रहा है, आगे फहरिस्त काफी लंबी है, कुछ और वादों को पूरा करने की तैयारी की जा रही है। तो दिवाली होली पर मुफ्त सिलेंडर देने की तैयारी की जा रही है। तो एक सिलेंडर के लिए उपभोक्ता को करीब 914 रुपये 50 पैसे देने पर विचार हो रहा है। इसकी पहली किस्त दिवाली पर उपभोक्ताओं के खाते में भेजी जा सकती है और लाभार्थियों के खाते को आधार से लिंक कराने की कवायद भी तेज हो चुकी है। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है और विधानसभा चुनाव में किए वादे को पूरा किया जा रहा है। लाभार्थियों को दिवाली और होली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने पर विचार हो रहा है और सिलेंडर के लिए खाते में पैसे भेजने की तैयारी है। तो पहली किस्त दिवाली पर उपभोक्ताओं के खाते में भेजी जा सकती है और लाभार्थियों के खाते को आधार से लिंक कराने की कवायद भी तेज हो गई। और लखनऊ से एसके वाजपेयी हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, दिवाली और होली पर अब सरकार फ्री सिलेंडर देने की तैयारी कर रही है। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर लगातार एक्शन और इलेक्शन के मूड में है। कोशिश की जा रही है कि वो वायदे जो कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किए थे उनको पूरा किया जाए। उस दिशा में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कदम आगे बढ़ा रही है। अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सत्ता संभालते ही सबसे बड़ा वादा, जिसको लेकर 2022 में बड़ा अभियान भी विपक्ष ने चलाया था, वो था रोजगार। उसको पूरा करने की दिशा में लगातार लगे हुए हैं। 5.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी में भागीदारी दी जा चुकी है। दूसरा बड़ा वादा था जो बड़े पैमाने पर उन लोगों से जुड़ा हुआ था जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की योजना के तहत उनको उज्ज्वला कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। तो ऐसे सभी लाभार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा किया था कि उनको होली और दीपावली पर गैस का सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। हालांकि इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है, चूंकि अगले ही साल 2024 का लोकसभा चुनाव है और उससे पहले दीपावली का त्योहार पड़ने वाला है। तो उसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था यह है कि उन लाभार्थियों के खाते में सीधे वो रकम भेज दी जाए जो कि सिलेंडर की रकम के बराबर होगी। हालांकि इसमें सब्सिडी की रकम उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे रही है। 901 रुपए के करीब में ये जो राशि होगी वो सीधे डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी ताकि दीपावली के लिए वो अपना सिलेंडर खुद खरीद सकें। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा किया था कि होली और दीपावली पर उनको सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे, तो जिसकी व्यवस्था डीबीटी के जरिए सीधे कैश पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वो खुद इस सिलेंडर को इस दौरान ले सकेंगे। तो कहीं ना कहीं एक और योजना को अमली जामा पहनाने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कर ली है, जिसको लेकर अब शुरू को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जी, इसके बाद पे उपहार के जरिए 2024 को साधने की तैयारी है। इसे सीधा हम साफ शब्दों में अगर समझें तो सीधा मायने इसके यही है। बिल्कुल सीधे तौर पर, क्योंकि 2024 से पहले उन सभी चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश है जिन पर विपक्ष आवाज उठा सकता है या विपक्ष उनको मुद्दा बना सकता है। आपने 2022 के इलेक्शन के दौरान देखा होगा, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो या बड़े पैमाने पर जो वायदे हुए थे संकल्प पत्र में उनके मुद्दे रहे हों, लगातार विपक्ष ने इसको बड़े पैमाने पर उठाया था। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश यही होगी कि जो वायदे किए गए हैं, चाहे वो लैपटॉप और टैबलेट वितरण का हो जिसको लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पूरा कर रही है,
चाहे वो युवाओं को रोजगार देने का हो, वो भी लगातार पूरा किया जा रहा है। तो उज्ज्वला कनेक्शन से जुड़े हुए जो वायदे हैं उनको भी पूरा करने की कोशिश है। उसके अलावा जो दूसरे वायदे हैं, चाहे वो किसानों के बीमे से जुड़ा हुआ हो या दूसरे जो उत्तर प्रदेश सरकार कार्यक्रम चला रही है, तो इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं समय रहते पूरा करने की कोशिश है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष इन किसी भी चीजों को मुद्दा ना बना सके कि बीजेपी ने वायदे किए और पूरे नहीं किए गए। तो ये तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कर ली है। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के बागी युवा नेता आंदोलन का आगाज करेंगे और यूपी की सियासत में युवाओं का एक नया मंच तैयार होगा। बागी युवा नेता सितंबर में बड़े आंदोलन का आगाज करने जा रहे हैं। और स्कंदिता मिश्रा लखनऊ से हमारी संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। स्कंदिता, बागी अखिलेश का खेल बिगाड़ सकते हैं? वही युवा नेता जो कभी अखिलेश के साथ थे अब वही खिलाफ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें यूपी की सियासत में युवाओं का एक नया मंच तैयार होने जा रहा है और ये मंच तैयार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के बागी हुए 3 वो युवा नेता, वो छात्र नेता जो कभी समाजवादी पार्टी की बैकबोन हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी के लिए सड़कों पर संघर्ष किया करते थे, लाठी खाने से कभी नहीं हिचकिचाते थे। ये पीडी तिवारी, प्रदीप तिवारी और ब्रजेश यादव 3 वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनको अभी कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया था और ये जो विंग्स हैं उनमें भी रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, आपको बता दें। लेकिन अब जिस तरीके से इन्होंने पार्टी के साथ में बगावत की है, लगातार सवाल खड़े किए हैं, उनका मानना है कि अब समाजवादी पार्टी पहले जैसी नहीं रही और अपने आप को असली समाजवादी पार्टी बना रहे हैं। निष्कासित होने के बाद तीनों लोगों का मानना है कि अब ये अपना खुद का एक नया मंच तैयार करेंगे जिसमें सभी युवाओं को, खास करके विश्वविद्यालयों के जो छात्र संघ के जो नेता हैं उनको एकजुट करेंगे, युवाओं को गोलबंद करेंगे, उनको इकट्ठा करके और सितंबर के पहले हफ्ते में ये लोग बैठक करके मंच का नाम तैयार करने की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जो है सभी युवाओं को, खास करके छात्रों को, जो छात्र संघ के नेता हैं उनको इकट्ठा करके उनकी समस्या को उठाने का कार्य करेगा। एक नया मंच तैयार किया जाएगा, एक नया जिसका नाम तय होगा सितंबर की पहली जो बैठक होगी तीनों की, उसमें नाम निकलकर सामने आएगा और उसके बाद इनका मेन फोकस होगा कि जो युवा छात्र हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान को लेकर जो लड़ाई लड़नी है, कैसे संघर्ष करना है उसको लेकर। और इनका मानना है कि जनेश्वर मिश्र और मुलायम सिंह यादव ने जो समाजवादी पार्टी बनाई थी, जो उनके विचार थे, अब वो समाजवादी पार्टी में नहीं रह गए हैं और लगातार उन पीडी तिवारी और ब्रजेश यादव की तरफ से आरोप भी लगाए गए कि समाजवादी पार्टी जो है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि जातियों की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो अपना नया मंच तैयार करने जा रहे हैं, ये अपने आप को असली समाजवादी बता रहे हैं और उनका कहना है कि अब जो हम मंच तैयार करेंगे इसमें सभी वर्ग के छात्रों के भले के बारे में सोचा जाएगा, सभी वर्ग के जो लोग हैं, युवा हैं, उनकी जो समस्या है उनके समाधान के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उनके लिए संघर्ष करेंगे तीनों लोग मिलकर। बहुत शुक्रिया स्कंदिता इस तमाम जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी की मुश्किलें ये युवा नेता बढ़ा सकते हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां उद्यमियों और व्यापारियों से जुड़ी खबर है, जिसमें बिना जांच व्यापारियों पर दर्ज नहीं होगी एफआईआर, बिना जांच पुलिस नहीं दर्ज करेगी मुकदमा और एफआईआर कराए जाने के पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। सीएम ने प्रदेश के उद्योगपतियों के हित में यह बड़ा फैसला लिया है। और संदीप मिश्रा इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, अब बिना जांच के एफआईआर दर्ज नहीं होगी, एक बड़ी सहूलियत ये उद्योगपतियों को देखते हुए लगता है कदम उठाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक मामले में दिए गए आदेश का पालन उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने साफ तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारियों और उद्यमियों के लिए व्यापार में प्रथम सूचना रिपोर्ट जो प्रारंभिक जांच होती है वो उसकी अनियमितता पूरी करने के बाद ही दर्ज करने की बात कही है। यानी साफ है, जो छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो, इन व्यापारियों पर जो मुकदमे पंजीकृत हो जाते थे उन पर रोक लगा दी गई है। अब ऐसे में अगर उन पर मुकदमा होता है तो उससे पहले इनकी जांच होगी, तब उसके बाद से मुकदमा होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करते हैं तो उद्यम और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास कर रहे हैं और उसी कड़ी की अगर बात करते हैं तो अब व्यापारियों को थोड़ी और सुरक्षा देने की बात भी कर रहे हैं। क्योंकि जहां एक तरफ उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं तो दूसरी तरफ अगर उद्योग के ऊपर अगर मुकदमे पंजीकृत होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो बढ़ावा हो रहा है उस पर कमी आएगी। तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी किया है कि अगर किसी व्यापारी उद्यमी पे मुकदमा पंजीकृत होता
तो उससे पहले उसकी जांच कराई जाए, फिर जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर मुकदमा फिर दर्ज किया जाएगा, लेकिन बिना जांच के मुकदमा नहीं दर्ज होगा। जी, बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। और यूपी के शामली से आईएसआई एजेंट गिरफ्तार हुआ है। पाकिस्तान को दी राफेल समेत कई खुफिया जानकारियां और आईएसआई एजेंट कलीम के पास से मिले हैं उर्दू में लिखे कोड को एसटीएफ डिकोड करने की कोशिश कर रही है। उर्दू अनुवादक के जरिए कोड को एसटीएफ ने डिकोड किया है और कलीम के पास से एसटीएफ को 2 फोन मिले हैं। एक फोन का डेटा कलीम ने डिलीट कर दिया। कलीम के फोन से हुआ और भी खुलासा, यानी कुछ और खुलासे भी हुए हैं और कलीम के फोन में 4 नंबर चलाए गए। अगस्त 2022 से मार्च 2023 के बीच अलग अलग 4 नंबर चलाए गए हैं। 23 जून 2022 को आईपी एड्रेस पाकिस्तान का मिला। तो कलीम के फोन में 4 नंबर चलाए गए। अगस्त 2022 से मार्च 2023 के बीच अलग अलग 4 नंबर एक फोन में चलाए गए। और नीलेश चौहान हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, शामली से आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार हुआ, क्या कुछ इसके पास से बरामदगी हुई है? क्योंकि बताया जा रहा है कि उर्दू में लिखे हुए कुछ कोड वर्ड थे, कुछ और चीजें ऐसी मिली हैं जो बताती हैं कि बहुत कुछ गलत हुआ है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि कलीम नामक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद जब कलीम से पूछताछ हुई, तमाम चीजें बरामद हुई। इसमें 5 पन्ने भी बरामद हुए हैं जिसमें उर्दू में कोडवर्ड लिखे हुए थे। हालांकि एसटीएफ ने उन कोडवर्डों को अनुवाद में तो तब्दील कर लिया है, लेकिन उन कोडवर्डों का मतलब क्या है उस पर अभी भी एसटीएफ काम कर रही है। कहीं ना कहीं इस दौरान एसटीएफ को ये भी जानकारी हाथ में लगी है कि पिछले 3 सालों के दौरान कलीम के मोबाइल में 4 सिम कार्ड चलाए गए हैं और 2022 में एक जो है आईपी एड्रेस क्रिएट किया गया जो लाहौर का था। तो ऐसे में तमाम सवाल एसटीएफ के पास अभी भी है कलीम से पूछने के लिए कि आखिर जो आईपी एड्रेस लाहौर में रिक्रिएट किया गया है वो क्यों किया गया है, उसके साथ साथ जो कोडवर्ड में लिखी हुई बातें हैं वो क्या है, उन तमाम चीजों पर जो है एसटीएफ पड़ताल कर रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कलीम के फोन से जो खुलासा हुआ है अगस्त 2022 से मार्च 2023 के बीच 4 अलग अलग नंबर चलाए गए। इसमें से जो नंबर आसिफ खान के नाम पर था वह जून 2019 को एक्टिवेट हुआ था। हाँ। और 23 जून 2022 को आईपी एड्रेस डिक्लेयर किया गया जो कि लाहौर में पाया गया। तो इन तमाम सवालों के जवाब एसटीएफ खोज रही है और जल्द ही जो 5 पन्नों पर जो उर्दू में लिखे हुए कोड बरामद हुए हैं उनको भी जो है डिकोड करने की कोशिश एसटीएफ की तरफ से की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार हुआ है और कलीम के फोन में 4 नंबर चलाए गए थे 2022 और 23 के बीच के दरमियान। लखनऊ से अगली खबर, जहां मोटे अनाज की खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण शुरू हो गया है। मिलेट्स यानी मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है और 31 दिसंबर 2023 तक खरीद होगी। तो 31 दिसंबर 2023 तक खरीद होगी और मोटे अनाज की खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण शुरू हो चुका है। इसमें मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है और 31 दिसंबर 2023 तक खरीद होगी। तो 31 दिसंबर 2023 तक इसकी खरीद होगी और इसमें किसानों का जो पंजीकरण है मोटे अनाज के लिए वो शुरू हो चुका है। और लखनऊ में डेंगू मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 4 नए लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। महिला अस्पताल में बेड रिजर्व करने के निर्देश दिए गए हैं और कई इलाकों में एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है। क्योंकि बरसाती मौसम में और बरसात के बाद अक्सर डेंगू एक बड़ी समस्या बन जाता है। इसको लेकर कुछ सावधानियां बरतनी जरूर होती हैं और उसी सावधानी को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है और लोगों को भी अलर्ट रहने की हिदायत दी जा रही है। खबर लखनऊ से है, जहां किसानों और जनता की बेहतरी के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। यूपी और केंद्र सरकार के निर्देश में काम किया जा रहा है। सीएसईआर के साइंटिस्ट किसानों और जनता के हित में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती, शुद्ध सब्जियों को उगाने के तरीके बताए जा रहे हैं और कूड़ा डंपिंग यार्ड की खेती की फसलें और सब्जियां
संक्रमित हो सकती हैं। कूड़ा डंपिंग यार्ड के किलोमीटर के रेडियस की मिट्टी पर शोध किया जा रहा है। मिट्टी के अनुरूप तैयार कर रहे हैं वैज्ञानिक बीज और किसानों को पहले साल ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा। डॉक्टर अंजू ने कहा उसके बाद किसानों की आय दोगुनी होगी। CSIR में 7 दिनों के एक प्रयोगशाला का आयोजन किया गया है। ये प्रयोगशाला आम जनता के लिए भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम लगातार अपने खाने पीने में किन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, कैसी वो वस्तुएं होती हैं, कैसी सब्जियां होती हैं, उसके बारे में भी इस प्रयोगशाला में विस्तृत बताया गया है। उसके अलावा मिशन लाइफ स्टाइल फॉर और स्कंदिता मिश्रा लखनऊ से हमारी संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। स्कंदिता, बागी अखिलेश का खेल बिगाड़ सकते हैं वही युवा नेता जो कभी अखिलेश के साथ थे, अब वही खिलाफ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें यूपी की सियासत में युवाओं का एक नया मंच तैयार होने जा रहा है और ये मंच तैयार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के बागी हुए 3 वो युवा नेता, वो छात्र नेता जो कभी समाजवादी पार्टी की बैकबोन हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी के लिए सड़कों पर संघर्ष किया करते थे, लाठी खाने से कभी नहीं हिचकिचाते थे। ये पीडी तिवारी, प्रदीप तिवारी और ब्रजेश यादव 3 वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनको अभी कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया था और ये जो विंग्स हैं उनमें भी रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, आपको बता दें। लेकिन अब जिस तरीके से इन्होंने पार्टी के साथ में बगावत की है, लगातार सवाल खड़े किए हैं, उनका मानना है कि अब समाजवादी पार्टी पहले जैसी नहीं रही और अपने आप को असली समाजवादी पार्टी बना रहे हैं। निष्कासित होने के बाद तीनों लोगों का मानना है कि अब ये अपना खुद का एक नया मंच तैयार करेंगे जिसमें सभी युवाओं को, खास करके विश्वविद्यालयों के जो छात्र संघ के जो नेता हैं उनको एकजुट करेंगे, युवाओं को गोलबंद करेंगे, उनको इकट्ठा करके और सितंबर के पहले हफ्ते में ये लोग बैठक करके मंच का नाम तैयार करने की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जो है सभी युवाओं को, खास करके छात्रों को, जो छात्र संघ के नेता हैं उनको इकट्ठा करके उनकी समस्या को उठाने का कार्य करेगा। एक नया मंच तैयार किया जाएगा, एक नया जिसका नाम तय होगा सितंबर की पहली जो बैठक होगी तीनों की, उसमें नाम निकलकर सामने आएगा और उसके बाद इनका मेन फोकस होगा कि जो युवा छात्र हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान को लेकर जो लड़ाई लड़नी है, कैसे संघर्ष करना है उसको लेकर। और इनका मानना है कि जनेश्वर मिश्र और मुलायम सिंह यादव ने जो समाजवादी पार्टी बनाई थी, जो उनके विचार थे, अब वो समाजवादी पार्टी में नहीं रह गए हैं और लगातार उन पीडी तिवारी और ब्रजेश यादव की तरफ से आरोप भी लगाए गए कि समाजवादी पार्टी जो है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि जातियों की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो अपना नया मंच तैयार करने जा रहे हैं, ये अपने आप को असली समाजवादी बता रहे हैं और उनका कहना है कि अब जो हम मंच तैयार करेंगे इसमें सभी वर्ग के छात्रों के भले के बारे में सोचा जाएगा, सभी वर्ग के जो लोग हैं, युवा हैं, उनकी जो समस्या है उनके समाधान के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उनके लिए संघर्ष करेंगे तीनों लोग मिलकर। बहुत शुक्रिया स्कंदिता इस तमाम जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी की मुश्किलें ये युवा नेता बढ़ा सकते हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां उद्यमियों और व्यापारियों से जुड़ी खबर है, जिसमें बिना जांच व्यापारियों पर दर्ज नहीं होगी एफआईआर, बिना जांच पुलिस नहीं दर्ज करेगी मुकदमा और एफआईआर कराए जाने के पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। सीएम ने प्रदेश के उद्योगपतियों के हित में यह बड़ा फैसला लिया है। और संदीप मिश्रा इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, अब बिना जांच के एफआईआर दर्ज नहीं होगी, एक बड़ी सहूलियत ये उद्योगपतियों को देखते हुए लगता है कदम उठाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक मामले में दिए गए आदेश का पालन उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने साफ तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारियों और उद्यमियों के लिए व्यापार में प्रथम सूचना रिपोर्ट जो प्रारंभिक जांच होती है वो उसकी अनियमितता पूरी करने के बाद ही दर्ज करने की बात कही है। यानी साफ है, जो छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो, इन व्यापारियों पर जो मुकदमे पंजीकृत हो जाते थे उन पर रोक लगा दी गई है। अब ऐसे में अगर उन पर मुकदमा होता है तो उससे पहले इनकी जांच होगी, तब उसके बाद से मुकदमा होगा, क्योंकि
क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करते हैं तो धाम और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और उसी कड़ी की अगर बात करते हैं तो अब व्यापारियों को थोड़ी और सुरक्षा देने की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं तो दूसरी तरफ अगर उद्योग के ऊपर अगर मुकदमे पंजीकृत होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो बढ़ावा हो रहा है उस पर कमी आएगी। तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी किया है कि अगर किसी व्यापारी उद्यमी पे मुकदमा पंजीकृत होता है तो उससे पहले उसकी जांच कराई जाए, फिर जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर मुकदमा फिर दर्ज किया जाएगा, लेकिन बिना जांच के मुकदमा नहीं दर्ज होगा। जी, बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। और यूपी के शामली से आईएसआई एजेंट गिरफ्तार हुआ है। पाकिस्तान को दी राफेल समेत कई खुफिया जानकारियां और आईएसआई एजेंट कलीम के पास से मिले हैं उर्दू में लिखे कोड को एसटीएफ डिकोड करने की कोशिश कर रही है। उर्दू अनुवादक के जरिए कोड को एसटीएफ ने डिकोड किया है और कलीम के पास से एसटीएफ को 2 फोन मिले हैं। एक फोन का डेटा कलीम ने डिलीट कर दिया। कलीम के फोन से हुआ और भी खुलासा, यानी कुछ और खुलासे भी हुए हैं। और कलीम के फोन में 4 नंबर चलाए गए। अगस्त 2022 से मार्च 2023 के बीच अलग अलग 4 नंबर चलाए गए हैं। 23 जून 2022 को आईपी एड्रेस पाकिस्तान का मिला। तो कलीम के फोन में 4 नंबर चलाए गए। अगस्त 2022 से मार्च 2023 के बीच अलग अलग 4 नंबर एक फोन में चलाए गए। और नीलेश चौहान हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, शामली से आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार हुआ, क्या कुछ इसके पास से बरामदगी हुई है? क्योंकि बताया जा रहा है कि उर्दू में लिखे हुए कुछ कोड वर्ड थे, कुछ और चीजें ऐसी मिली हैं जो बताती हैं कि बहुत कुछ गलत हुआ है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि कलीम नामक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद जब कलीम से पूछताछ हुई, तमाम चीजें बरामद हुई। उससे 5 पन्ने भी बरामद हुए हैं जिसमें उर्दू में कोडवर्ड लिखे हुए थे। हालांकि एसटीएफ ने उन कोडवर्डों को अनुवाद में तो तब्दील कर लिया है, लेकिन उन कोडवर्डों का मतलब क्या है उस पर अभी भी एसटीएफ काम कर रही है। कहीं ना कहीं इस दौरान एसटीएफ को ये भी जानकारी हाथ में लगी है कि पिछले 3 सालों के दौरान कलीम के मोबाइल में 4 सिम कार्ड चलाए गए हैं और 2022 में एक जो है आईपी एड्रेस क्रिएट किया गया जो लाहौर का था। तो ऐसे में तमाम सवाल एसटीएफ के पास अभी भी है कलीम से पूछने के लिए कि आखिर जो आईपी एड्रेस लाहौर में रिक्रिएट किया गया है वो क्यों किया गया है, उसके साथ साथ जो कोडवर्ड में लिखी हुई बातें हैं वो क्या है, उन तमाम चीजों पर जो है एसटीएफ पड़ताल कर रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कलीम के फोन से जो खुलासा हुआ है अगस्त 2022 से मार्च 2023 के बीच 4 अलग अलग नंबर चलाए गए। इसमें से जो नंबर आसिफ खान के नाम पर था वह जून 2019 को एक्टिवेट हुआ था। हाँ। और 3 जून 2022 को आईपी एड्रेस डिक्लेयर किया गया जो कि लाहौर में पाया गया। तो इन तमाम सवालों के जवाब एसटीएफ खोज रही है और जल्द ही जो 5 पन्नों पर जो उर्दू में लिखे हुए कोड बरामद हुए हैं उनको भी जो है डिकोड करने की कोशिश एसटीएफ की तरफ से की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार हुआ है और कलीम के फोन में 4 नंबर चलाए गए थे 2022 और 23 के बीच के दरमियान। लखनऊ से अगली खबर, जहां मोटे अनाज की खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण शुरू हो गया है। मिलेट्स यानी मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है और 31 दिसंबर 2023 तक खरीद होगी। तो 31 दिसंबर 2023 तक खरीद होगी और मोटे अनाज की खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण शुरू हो चुका है। इसमें मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है और 31 दिसंबर 2023 तक खरीद होगी। तो 31 दिसंबर 2023 तक इसकी खरीद होगी और इसमें किसानों का जो पंजीकरण है मोटे अनाज के लिए वो शुरू हो चुका है। और लखनऊ में डेंगू मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 4 नए लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। महिला अस्पताल में बेड रिजर्व करने के निर्देश दिए गए हैं और कई इलाकों में एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है। क्योंकि बरसाती मौसम में और बरसात के बाद अक्सर डेंगू एक बड़ी समस्या बन जाता है। इसको लेकर कुछ सावधानियां बरतनी जरूर होती हैं और उसी सावधानी को लेकर
प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है और लोगों को भी अलर्ट रहने की हिदायत दी जा रही है। खबर लखनऊ से है, जहां किसानों और जनता की बेहतरी के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। यूपी और केंद्र सरकार के निर्देश में काम किया जा रहा है। सीएसआईआर के साइंटिस्ट किसानों और जनता के हित में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती, शुद्ध सब्जियों को उगाने के तरीके बताए जा रहे हैं और कूड़ा डंपिंग यार्ड की खेती की फसलें और सब्जियां संक्रमित हो सकती हैं। कूड़ा डंपिंग यार्ड के किलोमीटर के रेडियस की मिट्टी पर शोध किया जा रहा है। मिट्टी के अनुरूप तैयार कर रहे हैं वैज्ञानिक बीज और किसानों को पहले साल ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा। डॉक्टर अंजू ने कहा उसके बाद किसानों की आय दोगुनी होगी। इन्वायरमेंट, उन तमाम चीज़ों का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। CSI की जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से प्रयोगशाला का आयोजन किया गया है। उसके साथ साथ मैम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बड़ी प्रयोगशाला का आपने आयोजन किया है, यहाँ पर सूर्य प्रताप शाही जी भी आए थे, पर्यावरण मंत्री भी आए। क्या उद्देश्य है इसका, किस तरीके से आगे इसको बढ़ाया जाएगा? ये बेसिकली हमारा ये उद्देश्य है कि जो भी हम लोग लैब में करते हैं वो सामान्य जन तक या किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो कभी कभी उतना हम लोग पॉपुलर नहीं कर पाते अपनी चीज़ों को, जो कि होनी चाहिए। जैसे कि NBRI ने एक मुक्तोश्री वैरायटी बनाई है राइस की, जो आर्सेनिक जहाँ पर है मिट्टी में वहाँ उगाए जाने से क्या होता है कि उसमें आर्सेनिक कम जाता है और वो हमारी जो वैरायटी है वो बिल्कुल लंबे दाने वाली है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा रहती है। उसी तरह एक मिशन लाइफ हम लोग रन करते हैं EIACP का सेंटर NBRI में, जिसमें हम कई तरह की आउटरीच एक्टिविटी करते हैं। बच्चों में जाकर के हम साइंस के लिए जागरूकता फैलाते हैं। उसी तरह मिशन लाइफ की किस तरह से हम पर्यावरण को अपने दैनिक जीवन शैली में कुछ चीज़ें करके, जैसे ये आप देख सकते हैं, ऐसे फ्लायर्स और ब्रोशर्स हम बच्चों में देते हैं, उनसे भी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि हम अपनी दैनिक जीवन शैली में क्या क्या बदलाव लाएं जिससे कि पर्यावरण बच सके। जैसे छोटे से ही बदलाव है, जैसे कि नहीं ज़रूरत है तो AC बंद कर दें या 25 या 26 पे चलाएं। दूसरा, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। खाने के फूड आइटम्स में हम कोशिश करें कि हम मिलेट्स को यूज़ करें, तो कि हमारी पाचन शक्ति को भी सही रखेगा और हम लोग स्फूर्तिवान रहेंगे। इसी तरह अगर नल टपक रहा है तो उसे बंद कर दें। इसलिए कि छोटी छोटी चीज़ें जो अपने दैनिक जीवन में, क्योंकि एक के प्रयास से नहीं हो सकता है, पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं उनको हम रोक नहीं सकते हैं, जब हम सब मिल के करेंगे तभी हो सकता है। उसके साथ ही NBRI ने एक ग्रीन प्लानर ऐप डेवलप किया है जो एंड्रॉयड और iOS वर्जन पे, जैसे आप देख सकते हैं, ये फ्री अवेलेबल है। तो इसमें अगर जिनको अपने घरों में प्लांटेशन करना है तो इंडोर क्वालिटी वो आप बस सेलेक्ट कर लीजिए, तो वो उसमें आ जाएगा कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए। और अगर ग्रीन बेल्ट यानी आपको रोड साइड में लगाना है तो किस तरह के प्लांट आने चाहिए, तो इस तरह का उसमें पूरा दिया हुआ है और वो फ्रीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट एंड्रॉयड। आजकल के समय में देखा जाता है कि तमाम सब्जियां ऐसी आ गई हैं जो हम खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, तो उससे कैसे निपटने के लिए तैयारी आप लोगों की है? जैसे आर्सेनिक के केस में मारिया आप इधर आएंगी, हमारी एक छात्रा हैं जो इस पे शोध कर रही हैं कि कैसे हम आर्सेनिक को मिट्टी में ही माइक्रोब्स की मदद से वोलेटिलाइज करा दें, वो हवा में उड़ जाए और वो प्लांट की फूड चेन में ना जाए, ग्रेन में ना जाए, क्योंकि ग्रेन में जाएगा तभी हमें नुकसान करेगा। हमारे थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। हमने एक फंगल कंसोर्शिया बनाया है कि हमने जहाँ जहाँ पर आर्सेनिक की प्रॉब्लम है वहीं से हमने माइक्रोब्स ऐसे आइसोलेट किए हैं और उनका एक बायो फॉर्मुलेशन बनाया है कि जिसको जब हम अप्लाई करते हैं सीड ट्रीटमेंट या रूट सोक ट्रीटमेंट देते हैं, और अगर हम ऐसी ज़मीन पे भी उसको लगाते हैं जहाँ आर्सेनिक का प्रॉब्लम है, तभी भी हमें जो ग्रेन्स मिलते हैं वो फ्री फ्रॉम आर्सेनिक मिलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम फूड चेन में से आर्सेनिक को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आर्सेनिक से कैंसर और सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। सो वो फॉर्मुलेशन यूज़ में आ सकता है और वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आर्सेनिक की कंटामिनेशन को कम करने के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा मैम, शहरों के आसपास अक्सर देखा जाता है कि जहाँ बड़े डंपिंग यार्ड हैं, कूड़ा जहाँ डंप किया जाता है, आसपास सब्जियाँ जहरीली हो जाती हैं या उसको खाकर लोग बीमार पड़ते हैं, तो उन सब्जियों को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे किसानों को जागरूक किया जाए? पहले तो ये है कि हम जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं इन सब का प्रयोग ना करें, हम सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करें। और एक बार में अगर हम सोचते हैं या किसानों को लगता है कि एकदम से ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो प्रोडक्टिविटी चली जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अगर हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक अपनाएंगे तो प्रोडक्टिविटी रहती है। और ये हो सकता है कि हमको सिर्फ एक सीज़न का नुकसान हो,
लेकिन हमारे जो सॉइल है उसकी क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव होकर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि हम अगर इधर पैसे बचा भी रहे हैं तो फिर हम अपने इलाज में पैसे खर्च भी कर रहे हैं। कैंसर और कितनी सारी बीमारियां हमें हो रही हैं। आप देखेंगे कि अब स्वास्थ्य उतना लोगों का अच्छा नहीं रहता, या आप स्फूर्तिवान नहीं महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी फूड हैबिट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं कुछ आपको प्रोडक्ट्स दिखाना चाहूँगी। देखिए मैम, कुछ प्रोडक्ट दिखाना चाहती हैं। जैसे ये है, इसको अगर मिट्टी में हम मिलाते हैं, जैव आर्सेनिक कवच, तो आर्सेनिक का जो कंटेंट है वो जो उसका फूड है उसमें नहीं जाएगा, फूड ग्रेन में इन सारे फंगस और माइक्रोब से मिलके बना हुआ है, और ये इंसान के लिए हानिकारक नहीं है, ना ही जानवरों के लिए। और ये हमारी मुक्ताश्री वैरायटी है जो हमने पश्चिम बंगाल में ट्रायल भी किए हैं, और यूपी में भी इनका ट्रायल चल रहा है कि जो आर्सेनिक प्रोन जगहें हैं, जो मिट्टी हैं, उनमें इन्हें लगाने पर इन ग्रेन्स में नहीं जाता है। हमारे आप पकड़े इन्हें, प्लीज़ दिखाएं। ये लंबी धान की वैरायटी है, देखिए। हमारे यहाँ सिद्धार्थ नगर में देखा गया है कि वहाँ एक काले नमक की खेती होती है, जो चावल है, तो ऐसे में उस चावल को और इस चावल को अगर हम कंपेयर करें तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है? देखिए, काले नमक पे वहाँ पर जैसे हम लोगों ने जो पाया पश्चिम बंगाल में जनरली हम लोगों ने किया था, और बाकी हमने सिद्धार्थ नगर की मिट्टी में आर्सेनिक को पाया है। तो सिद्धार्थ नगर में, या मैं ये कहना चाहूँगी कि सिद्धार्थ नगर में उतना नहीं है, वेस्टर्न यूपी के कुछ ब्लॉक्स में है। लेकिन इस केस में अगर हम मुक्तोश्री लगाते हैं, जैसे काला नमक तो अच्छा है, लेकिन अगर मुक्तोश्री लगाएंगे तो अगर मिट्टी में आर्सेनिक है तो ये प्लांट में नहीं जाता है। तो ये फ़ायदा है इस मुक्तोश्री वैरायटी का। तो मैम ने हमको तमाम चीज़ें बताई हैं कि कैसे किसान अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके आम जनता तक बेहतर जो वस्तुएं हैं, सब्जियां हैं, वो पहुंचा सकते हैं, ताकि आम जनता स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे। उन तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी भी दी है, जो बेहद ज़रूरी जानकारी है कि छोटी छोटी चीज़ें करके आप खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ और दुरुस्त रख सकते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, तमाम बातचीत हमने की है, और किसानों से भी अनुरोध रहेगा कि वो जो है ऑर्गेनिक खेती की ओर तत्पर हों, और ज़्यादा से ज़्यादा जो खाद और यूरिया का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया जाता है वो ना करें। हालांकि पहले साल उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में उनके द्वारा जो फसलें उगाई जाती हैं उनको उनसे फ़ायदा भी मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। और यूपी के विधायकों का 3 राज्यों का दौरा है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना जाएंगे यूपी के विधायक, और उत्तर प्रदेश के 150 से ज्यादा विधायकों को अब यूपी के विधायक भी दूसरे राज्य में जाके वहां पे तैयारियों को परखेंगे, वहां पे योजना बनाएंगे, वहां पे रणनीति बनाएंगे कि कैसे सरकार वापसी आए, सत्ता में लौटा जाए। तो यूपी के विधायकों का 3 राज्यों का ये दौरा है, और मध्य प्रदेश है, उसमें राजस्थान है, और तेलंगाना जाएंगे उत्तर प्रदेश के विधायक। मनीष पांडे हमारे रेजिडेंट एडिटर इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। मनीष जी, उत्तर प्रदेश के मॉडल का जिक्र तो देश के अलग अलग राज्यों में होता है, लेकिन अब यूपी के विधायक 3 राज्यों में जाके क्या रणनीति बना रहे हैं? लेकिन राजेश, समझना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए प्रयोग करती है, अलग तरीके से चुनाव लड़ती है, और यही वजह है कि हमेशा विरोधियों पर हावी भी रहती है। 150 विधायकों का अलग अलग राज्यों में, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना भेजे जाने के पीछे मकसद ये है कि चुनाव के ठीक पहले इन तमाम विधायकों को उनकी प्रदेशों की राजधानी में ट्रेनिंग देगी, उन्हें समझाएगी, और उसके बाद तमाम जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभा क्षेत्रों में भेजेगी। क्योंकि आमतौर पर जब भी कहीं भी किसी राज्य में जो चुनाव होते हैं, तो वहां के कार्यकर्ताओं के अलावा, वहां के पदाधिकारियों के अलावा बीजेपी अन्य प्रदेशों से, यानी प्रवासी कार्यकर्ताओं को और प्रवासी पदाधिकारियों को भेजती है, और उनसे बाकायदे रिपोर्ट कार्ड तैयार कराती है। तो फिलहाल इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए ये दौरा जो है 150 विधायकों का अन्य राज्यों का तय किया गया है। ये विधायक रवाना हो गए हैं अन्य अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में। इनको बाकायदे विधिवत जो ट्रेनिंग दी जाएगी कि इन्हें विधानसभा क्षेत्रों में जाकर किस तरह के ब्यौरे इकट्ठे करने हैं, किस तरह की जो वहाँ की सियासी नब्ज है उसे टटोलना है, और उसके बाद ये फिर रिपोर्ट जो है अपने नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को देंगे, और उसके हिसाब से वहाँ पर आगे चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव लड़ने की तैयारियां की जाएगी। तो एक प्रयोग है, और हमेशा ऐसा प्रयोग होता रहता है, और माना ये जा रहा है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है ये मानता है कि जो बाहर के राज्यों से जो लोग आगे विधानसभा क्षेत्रों में जाके जो सर्वे करेंगे, जो सर्वेक्षण करेंगे, या लोगों से जो बातचीत करेंगे, जो डेटा इकट्ठा करेंगे,
वो वहाँ के राज्य के जो लोग हैं उनसे थोड़ा अलग होगा और इन पर भरोसा भी किया जा सकता है। क्योंकि आमतौर पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमने देखा होगा नगर के पदाधिकारी या वहाँ के जो लोकल लेवल के नेता होते हैं वो केंद्रीय नेतृत्व को ये बताते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वास्तव में जब चुनाव परिणाम आते हैं तो उसका परिणाम उलट आता है। तो इस लिहाज से ये रणनीति बनाई गई है। फिलहाल 150 विधायकों को रवाना किया गया है और ट्रेनिंग के बाद फिर वो अपने काम को अंजाम देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। तो उत्तर प्रदेश के विधायक 3 राज्यों में जाके वहां पे रिपोर्ट तैयार करेंगे। हापुड़ से खबर है, जहां हापुड़ में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है और छात्राओं से हाथ से पंखा चलवाने वाली शिक्षकों पर गाज गिरी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 2 टीचरों को निलंबित कर दिया है। अध्यापिका ज्योति राजन और पूजा राय को निलंबित किया गया है। छात्राओं से पंखा चलवाने का वीडियो वायरल हुआ था और न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। सिंभावली के गांव पीरनगर कंपोजिट विद्यालय का यह मामला। और मोहम्मद ताहिर हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। ताहिर, न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, उसी का असर है कि इस पे संज्ञान लिया गया और कार्रवाई की गई? जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा जो सिंभावली ब्लॉक का पीरनगर जो है कंपोजिट विद्यालय है, यहाँ पर जो 15 अगस्त की तैयारियां चल रही थी उसके दौरान जो शिक्षक हैं, महिला शिक्षक हैं, 2 शिक्षिकाएं जो है बच्चों से पंखा झलवा रही थी। तब मतलब चिलचिलाती गर्मी में उन मासूम बच्चों को जो पंखा हाथ में देकर, कलम की जगह पंखा हाथ में लिया गया और उनसे पंखा झलवाया जाए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो है एक मर्यादा को ताक पर रखकर इन जो है शिक्षिकाओं ने ये काम किया, जिसको लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ। वायरल होने के बाद जो बीएसए है, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने दोनों अध्यापिकाओं को निलंबित कर दिया है। हालांकि अगर बात की जाए तो लगातार अगर इन जो है कॉलेजों के जो है स्कूलों के निरीक्षण होते रहे तो ऐसी जो है चीजें कम देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अधिकारी हैं वो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं और जो जमीन पर रह के काम नहीं करते, निरीक्षण नहीं करते, जिसका खमियाजा जो छोटे बच्चे हैं उनको भुगतना पड़ता है। हालांकि फिलहाल दोनों अध्यापिकाओं को निलंबित कर दिया है और आगे की कार्रवाई जो है की जा रही है। और ऐसे में ये ताहिर कहीं ना कहीं एक संदेश भी होगा कि आप चूंकि स्कूल में अगर जा रहे हैं, विद्यालय में जा रहे हैं, तो आपको वहां पे पढ़ाना है, इस तरह से बच्चों से काम नहीं करवाना। ये एक उदाहरण भी होगा ये कार्रवाई। जी, अगर हापुड़ जनपद की बात की जाए तो लगातार कभी बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं, कभी बच्चों से झाड़ू दिलवाई जा रही है और अब ये तीसरा मामला आया है कि जो बच्चों से पंखा जलवाया जा रहा था। हालांकि जब वीडियो वायरल होता है तो उसके बाद कार्रवाई जरूर होती है, मगर उसके बावजूद भी लगातार ऐसे वीडियो आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बेसिक शिक्षा अधिकारी है, बेसिक शिक्षा अधिकारी अगर ऑफिस में बैठ के काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा? निरीक्षण करना पड़ेगा। लगातार जो शासन की नीति है कि लगातार जो स्कूल हैं, जो विद्यालय हैं, उनका निरीक्षण करते रहना चाहिए। अगर निरीक्षण नहीं होगा तो ऐसी तस्वीरें आगे भी लगातार आती रहेंगी। अगर निरीक्षण होगा तो कहीं ना कहीं ऐसी वीडियो पे लगाम लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया ताहिर इस तमाम जानकारी के लिए। तो छात्राओं से हाथ से पंखा वहां पे चलवाया जा रहा था, हवा करवाई जा रही थी और इसको न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब यहां पे ये कार्रवाई की गई है और 2 शिक्षिकाओं को निलंबित किया गया है। गोंडा के गांव में महिलाओं के 2 पक्षों में महासंग्राम हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। दरअसल एक पक्ष की नाली तोड़ने और दीवार बनाने को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसमें महिलाओं के बीच लात घूंसे चलने लगे, थप्पड़ चलने लगे और एक दूसरे पे लाठियां भी बरसाई गई। वहीं एक पक्ष से पुरुषों ने भी मारपीट को बढ़ावा देते हुए एक पक्ष की महिलाओं पर लाठियां बरसाई और इसका वीडियो जो है वो सामने आया है। तस्वीर को देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे यहां पे महिलाएं आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो रामपुर में कावड़ आगे निकालने को लेकर कावड़ियों के 2 जत्थे भिड़ गए। दरअसल कावड़ और डीजे आगे निकालने को लेकर कावड़ियों के 2 गुटों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर गाली गलौज होने लगा। बहस इतनी बढ़ गई जो काफी देर तक हंगामा होने लगा और पुलिस के काफी समझाने से भी मामला शांत नहीं हुआ। मामले में एक पक्ष की तरफ से रिवॉल्वर निकाली गई और इस पर शामिल सैकड़ों लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। तो कावड़ आगे निकालने को लेकर कावड़ियों में विवाद हुआ और फिर 2 पक्ष जो थे, 2 गुट जो थे कावड़ियों के, वो
आपस में यहाँ भिड़ गए। पहले बहस हुई, बात और ज़्यादा आगे बढ़ी, हंगामा होने लगा। बताया जा रहा है कि एक पक्ष की तरफ से तो यानी जो एक गुट है वहाँ पिस्टल तक निकाली गई और इसी को लेकर यहाँ पे हंगामा किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, काफ़ी समझाने की भी कोशिश की। फहीम हमारी संवाददाता इस खबर पे ज़्यादा जानकारी के साथ। फहीम, क्या महज बात इतनी थी कि कावड़ को आगे निकालना था, डीजे को लेकर विवाद था, या कुछ और विवाद यहाँ पे हुआ जो हंगामा काफी देर तक चलता रहा? तो मेरी आवाज फहीम तक नहीं पहुंच पाई, फिर कोशिश करेंगे संपर्क को और विस्तार से फहीम बताएं कि आखिर विवाद यहाँ पे क्या था, हंगामा इस कदर क्यों बरपा। तो जत्थे में शामिल सैकड़ों लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, आला अधिकारी समझाते नजर आए, लेकिन काफी देर तक यहाँ पे इसी तरह से हंगामा होता रहा, विरोध होता रहा, नाराजगी यहां पे जाहिर की गई। और फहीम हमारे साथ है। फहीम, यहाँ क्या विवाद हुआ था कांवड़ियों के दो पक्षों में, दो गुट जो थे उनमें? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये देर रात का मामला था। दो कांवड़ियों के जो दल थे, जो जत्थे थे, ये हरिद्वार के लिए कांवर लेने के लिए निकल रहे थे और बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल थे। दो जत्थे आपस में एक दूसरे से बहस करने लगे। बहस में इनकी गाली गलौज तक बात पहुंच गई और लोगों ने यहाँ तक बताया कि एक पक्ष के लोगों ने राइफल तक निकाल ली और ये लोग आपस में जब भिड़े तो वहाँ रोड पे बड़ा अफरा तफरी का माहौल हो गया। एक पक्ष ने गुस्से में जाम लगा दिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर पाई और इन लोगों का हंगामा चलता रहा। और हंगामा चलने के बाद में आधी रात के बाद कहीं बड़ी मुश्किल से इस मामले को जो है ये आपस में तय करने के बाद और ये दोनों जत्थे निकले और बड़ा हादसा होने से टल गया। दोनों जत्थे बहुत बुरी तरह से आपस में लड़ झगड़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, बहसबाजी बहुत ज्यादा हो रही थी। जिस तरह से आपको वीडियो फुटेज में भी देख सकते हैं कि किस तरह से कार में बैठने के बाद और गाड़ी को आगे लाके और जत्थे को आगे निकाल ले जाने की जो उनके अंदर तड़प देखी गई थी, जिस तरह से बहसबाजी में ये बहस कर रहे थे, उस तरह से जो है ये स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती। लेकिन कुछ लोगों ने इस मामले को निपटाने के जहां बत्ती गुल मीटर चालू की हकीकत देख के जिलाधिकारी भी हैरान हो गए। डीएम नेहा शर्मा के सामने बिजली मीटर लेकर पहुंचा पीड़ित और पीड़ित ने बयां कर अपना दर्द सुनाया और बिजली विभाग की पोल खोल दी। तो पीड़ित ने कनेक्शन लिया था उजाला योजना के तहत और घर पर विभाग ने मीटर लगाया। मैडम ये मीटर है लगा क्या मीटर है, क्या मीटर है? घर में नहीं है, 2000 का इनकम मिला गया। तो ये क्या लिए घूम रहे हैं? एक मिनट बताओ, बिजली चल रही है, मीटर उठाना है, रात तक लगा ही नहीं, एक मिनट साहब उनसे ये क्या चीज है? मीटर है, मैडम ये मीटर है लगा, बिजली बिल आ रहा है, लगा नहीं है। अच्छा, बुखरा पड़ा है, लगा दिया, बिजली का मीटर लगा दिया और बिजली नहीं आई। बिजली का बिल आ रहा है, उसी के लिए उखाड़ दिया। आपके घर में बिजली चल रही है कि नहीं चल रही है? इनका घर कहाँ है? यही पास में। कितने दूर है? नहीं आप बताओ, आती है किसी को नहीं, कौन चले जाए देखेंगे। बल्ब है आपके घर में? जब लगाएगा तो बल्ब कहाँ जाएगा? सुन लो भाई, क्या मीटर है, क्या मीटर है? घर में नहीं है, 2000 का इनकम मिला गया। तो ये क्या लिए घूम रहे हैं? एक मिनट बताओ, बिजली चल रही है, मीटर उठाना है। और कादिर अंसारी हमारे संवाददाता गोंडा से इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। कादिर, बत्ती गुल है लेकिन मीटर चालू है, बिजली नहीं आई लेकिन बिल आ रहा है बकायदा। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार योजनाओं को धरातल पर उतार रही है और गोंडा की अगर बात की जाए तो गोंडा में नेहा शर्मा ने, डीएम नेहा शर्मा जो है जब से चार्ज उन्होंने संभाला है
तो जो योजनाएं चल रही हैं उसको धरातल पर उतारने के लिए गांव-गांव चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रही हैं। कल परसपुर में एक चौपाल लगाई गई थी डीएम के द्वारा, वहां पे एक ग्रामीण था, वो पूरा का पूरा मीटर उखाड़ कर लेकर डीएम के सामने पहुंच गया चौपाल में और डीएम से शिकायत की कि उसको बिजली तो नहीं मिली, लेकिन बिजली विभाग द्वारा उसको बिल जो है थमा दिया गया, जिससे आहत होकर जो चौपाल लगी थी उसमें जो ग्रामीण पहुंचा है, तो बिजली विभाग की जो पोल है वो खुलती हुई दिख रही है। जिस तरीके से लगातार तस्वीरें सामने आती है, गोंडा में बिजली विभाग की लापरवाहियां लगातार देखने को मिलती है, लेकिन ऐसी तस्वीर ये कोई पहली नहीं है। कई तस्वीरें ऐसे जो है सामने आ चुकी है जहां मीटर तो लगा दिया जाता है, योजना के तहत मीटर लगा दिया जाता है ग्रामीणों के यहाँ, लेकिन उसका बिल भी उनको थमा दिया जाता है और जबकि बिजली उनको आज तक नसीब नहीं होती। तो जिस तरीके की समस्याएं लगातार डीएम गाँव में चौपाल लगाकर सुन रही है, ग्रामीण की जो समस्या थी उन्होंने सुनी, उसके बाद में अधिकारियों को जो फटकार लगाई है और उसके निस्तारण के लिए दिशा निर्देश दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कादिर इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां आय का विवरण न देने वाले अफसरों का प्रमोशन रुकेगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने निर्देश जारी किया है। 31 दिसंबर तक मानव संपदा पोर्टल पे विवरण देना अनिवार्य है। संपत्ति का विवरण न देने तक नहीं होगी पदोन्नति और 1 जनवरी के बाद किसी डीसीपी में नहीं किया जाएगा शामिल। यानी 1 जनवरी के बाद किसी जो डीपीसी है, डीपीसी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आय का विवरण न देने वाले अफसरों का प्रमोशन रुकेगा और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने यह निर्देश जारी किया है। 31 दिसंबर तक मानव संपदा पोर्टल पर विवरण देना होगा। खबर बुलंदशहर से है, जहां चचेरे भाई ने 8 वर्षीय बहन की हत्या की। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने में जब नाकाम हुआ तो उसने इस हैवानियत को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को बच्ची के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं और पुलिस ने आरोपी भाई को बाल सुधार गृह भेजा है। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र का है मामला। दिनांक 17 अगस्त 2023 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सियाना कस्बा में एक 8 वर्षीय बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई को पूर्ण करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। जब तकनीकी साक्ष्यों को देखा गया तो उसके आधार पर एक बाल अपचारी जो कि इस मृतका का निकट परिजन है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस द्वारा। इस बाल अपचारी द्वारा इस बालिका का गला एवं मुंह दबा के उसकी हत्या की गई। इस बाल अपचारी को न्यायिक अध्यक्षा में भेज दिया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। दिनांक 17 तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और शव पे भी चोट के निशान हैं। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। आरोपी को भी हिरासत में लिया गया, उसे बाल सुधार गृह भेजा गया। और यूपी स्वास्थ्य विभाग से खत्म होंगे हजारों गैर जरूरी पद। शासन को 3244 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भेजा गया है और इसमें बीसीजी, टेक्नीशियन, डार्क रूम सहायक, नॉन मेडिकल सहायक जैसे पद होंगे खत्म और क्रिटिकल केयर, ट्रामा केयर, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन जैसे नए पदों का सृजन समय के साथ किया जाएगा और वक्त के साथ ही बदलाव किए जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और स्वास्थ्य महानिदेशालय ने प्रस्ताव तैयार कर ये शासन को भेजा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।